नमस्कार दोस्तों, आरजे क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो सामान्य अध्ययन के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में फड़म जो फड़म शब्द था वह किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो सिक्के के लिए यह प्रयोग किया जाता था, सिक्कों को फड़म कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में कोल्हा धारण कौन कहलाता था। तो जो कोल्हा धारण था यह कौन से वंश के लोग कहलाते थे। तो जो संयद वंश था, संयद वंश था यह जो है कोल्हा धारण कहलाता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि संयद को जो है एक नुकीली टोपी, इनके द्वारा एक नुकीली टोपी पहनी जाती थी और ऐसे ही इस टोपी को कोल्हा कहते थे। तो यह पहनते थे और दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें इसी की वजह से कोल्हा धारण के नाम से जाना गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर जो ये तीन थे ये कौन थे। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही नाटककार थे, मतलब ये तीनों ही नाटक लिखते थे। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भवभूति जो थे 8वीं सदी के विद्वान थे और यह संस्कृत में अपने नाटकों और कविताओं के लिए जाने जाते थे। जो भवभूति थे इन्होंने महावीर चरित, इसमें महावीर चरित में जो है राम के प्रारंभिक जीवन को दर्शाया गया था। इसके बाद मालती माधव और माधव के रोमा, इसमें मालती माधव जो था नाटक, इसमें मालती और माधव के रोमांस को दर्शाया गया है। और इसके बाद इनका एक और जो था उत्तर रामचरित, इसमें जो राम के राज्याभिषेक, सीता के परित्याग और उनके पुनर्मिलन को दर्शाया गया था। तो यह इनके तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हस्तिमल। हस्तिमल जो थे 13वीं शताब्दी के होयसल सम्राट जो कन्नड़ के कवि और लेखक थे, होयसल साम्राज्य में रहते थे और इन्होंने जो है पूर्व पुराण, जो पूर्व पुराण है यह लिखा था। इसका जो तीसरे हैं क्षेमेश्वर, यह भारत के कश्मीर के 11वीं शताब्दी के संस्कृत के कवि थे और इनके द्वारा जो है दशावतार जो काफ़ी फेमस और काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती रही है, दशावतार चरित्र जो है इन्होंने लिखी थी क्षेमेश्वर ने। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध संतों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो बौद्ध संत थे उनके आचरणों का जो संकलन है वह विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें हम देख लेते हैं कि त्रिपिटक में जो होता है विनय पिटक होता है, इसमें बौद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनको प्रवेश करने वाले शिष्य के आचरण व्यवस्थित करने के निमित्त जो है अनुशासन के नियम विनय पिटक में जो है उल्लेखित हैं। इसका जो सुत्त पिटक होता है इसमें बुद्ध के शब्द और बौद्ध धर्म की दीक्षाएं और सिद्धांत शामिल किए गए हैं। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या की गई है वह इसमें है। और ऐसी परंपरा है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो मोगली पुत्रतिस थे उन्होंने किया था अभिधम्म पिटक का। इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। तो जो कनिष्क था, कनिष्क, इन्होंने जो है अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की जो आकृति वह अंकित कराई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था और जो कुषाण वंश के संस्थापक थे किजुल कटफिसेस, इनका यह उत्तराधिकारी था। इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो जो समुद्रगुप्त थे जो है गुप्त वंश का एक काफ़ी प्रतापी शासक था और इसको जो है भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विसेंट स्मिथ जो है एक इतिहासकार हैं। इसका हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो है 335 से 380 ईस्वी तक जो है राज्य रहा था और यह गुप्त राजवंश के राजा जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, पटना को ही पूर्व में पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त जो है भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था। ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है दक्षिण तक अपना राज्य फैला लिया था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। तो यह देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
दशावतार मंदिर जो है विष्णु जी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। इसमें मतलब जो भगवान है वह विष्णु जी हैं और इसे 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी ये गुप्तकालीन है। और यह जो ललितपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ के देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर जो है अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया जो नामक पुस्तक है किसने लिखी थी? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और यह जो है पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी, सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थी, जो सिद्धांत था वह इन्होंने इसी पुस्तक में दिया था। और यह जो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी के सिद्धांत, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आमरण अनशन कहाँ पर किया था? तो जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने अपना पहला आमरण अनशन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं कि 1917 में सबसे पहला उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था और इसकी सफलता के बाद ही गांधी जी को जो है दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। और आमरण अनशन पहली बार इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में किया था। 1917 में अहमदाबाद में एक प्लेग बीमारी हो गई थी, जिसके फैलने के कारण जो मिल कर्मचारी थे उनको प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था। तो यह इसका एक ब्रीफ हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10वां, कि भारत चीन के मध्य 1962 का युद्ध किस दिनांक को प्रारंभ हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य जो है 1962 का जो युद्ध था वह 20 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेश में सबसे पहले तिरंगा किसने लहराया था? तो विदेश में सबसे पहले तिरंगा जो है मैडम भीकाजी कामा ने लहराया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1907 में इन्होंने जर्मनी का जो स्टुटगार्ट गार्ड जो शहर था उसमें इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और मैडम भीकाजी कामा जो है इन्हें क्रांति की जननी की उपाधि भी दी गई है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनमें महक परी की पदवी किसको दी गई थी? तो जो महक परी की पदवी है बेगम हजरत महल को दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो बेगम हजरत महल थी यह अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और अवध के नवाब जो बाजिद अली शाह थे, यह इनकी दूसरी पत्नी थी। और बेगम हजरत महल का नाम जो है मोहम्मदी खानम था पहले, और बाद में इन्हें हजरत महल कहा गया और इनको ही जो है यह उपाधि दी गई थी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह जो है बंगाल की सीट से निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं और जो भी क्वेश्चन लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो संसद के जो 2 लगातार सत्र थे इनके बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया है, यह कथन किसने दिया था? तो जो सरोजनी नायडू थी इन्होंने यह कथन दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली एक चिड़िया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। सरोजनी नायडू जो हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं और यह देश की भी पहली महिला राज्यपाल थीं। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत जो पदनाम था वह कब बदलकर राज्यपाल किया गया? मतलब जम्मू कश्मीर का पहले जो प्रमुख होता था उसे सदर ए रियासत कह के जो है पुकारा जाता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर सन 1965 में राज्यपाल कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख लेते हैं कि आपको पता होगा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इससे लेह और लद्दाख को अलग करके उसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके बाद यहाँ जो उपराज्यपाल का पद हो गया है, पहले यहाँ राज्यपाल था, बाद में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उपराज्यपाल का पद हो गया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वह मनोज सिन्हा जी हैं। इसका 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? यदि भारत का राष्ट्रपति भी
उपस्थित नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां, किस अनुच्छेद में संघ की जो राजभाषा वह हिंदी और देवनागरी लिपि होगी यह उल्लेख किया गया है? तो जो संविधान का अनुच्छेद 343 यानी 343 है, यह इसमें ऐसा लिखा है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल जो है, नेशनल कैपिटल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? तो जो दिल्ली था इसको 69वां संविधान संशोधन हुआ था और यह 1991 में हुआ था। इसके तहत जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं कि 1857 में जो है कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। मतलब 1857 में जो राजधानी थी वह कलकत्ता थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया और इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र भी बनाया गया। 1947 में जो है भारत की आज़ादी के बाद इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया और 1991 में इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी, ये कई बार पूछा जा चुका है कि कोडाई कनाल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यह अपने जो प्राकृतिक पर्यावरण रहता है और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। 21वां क्वेश्चन है। भारत के दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, उस पर बेसाल्ट की जो लावा सेल हैं इसका निर्माण किस युग में हुआ है? तो इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ है। क्रिटेशियस जो एरा था उसमें हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है भूगोल में रत्नाकर जो है किसको कहा गया है? तो रत्नाकर की जो संज्ञा है हिंद महासागर को दी गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरक्रीक विवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरक्रीक विवाद जो है वह किन दो देशों के मध्य है? तो जो सरक्रीक विवाद है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरक्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है और जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत इसके बीच स्थित है और यह जो है पूरा दलदली इलाका है और इसलिए यहाँ पर जो है सीमा रेखा का जो डिवाइडेशन नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर विवाद चलता रहता है। 24वां क्वेश्चन है मोरीबंद डेल्टा, यह किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो जो मोरीबंद डेल्टा है बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। इसका अगला क्वेश्चन है 25वां, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो जो तीनों ये रेखाएं हैं यह जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह सभी महाद्वीपों में काफ़ी पिछड़ा है, इसलिए अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी इसको कह सकते हैं। और इसमें जो है इन तीनों रेखाओं के अलावा जो ग्रीनविच लाइन रहती है वह भी जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2002 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसमें हम देख लेते हैं कि जो जैव विविधता अधिनियम है यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 में, जैव विविधता पर संयुक्त जो कन्वेंशन CBD हुआ था 1992 में। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में हुआ था और यह जो है रियो दी जेनेरियो में हुआ था। रियो दी जेनेरियो में जो हुआ था उसमें जो उद्देश्य थे उसको प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयास के परिणाम स्वरूप हुआ और 2002 में अपने भारत में बना। जो राज्य होते हैं उन्हें स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्राप्त करता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल या फिर इंग्लिश में इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, यह किस जीव को कहा जाता है? तो यह जो है चमगादड़ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने वर्षों तक कोई जीव अगर अपने आवास में नहीं दिखता है तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है? 50 वर्षों में। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 50 वर्षों तक अगर कोई जीव अपने आवास में नहीं दिख रहा है तो उसको विलुप्त की श्रेणी में मान लिया जाता है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF जो होता है इसका
प्रतीक जो है वह क्या है? तो इसका जो प्रतीक होता है वह जाइंट पांडा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्लोफेनेक जो एक मेडिसिन होती है किस जीव के विलुप्ति के कगार पर पहुंचने का प्रमुख कारण मानी गई है? तो जो डिक्लोफेनेक है यह जो है गिद्ध के विलुप्ति के कगार पहुंचने पर कारण मानी गई है और इस दवाई को वर्तमान में जो है बैन भी कर दिया गया है। इसका महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देख लेते हैं कि जो डिक्लोफेनेक होता है इसका प्रयोग पशुओं को दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और आप तो जानते होंगे कि गिद्ध जो है मरे हुए जीवों को खाता है, तो ये डिक्लोफेनेक जो होती है दवाई होती है, जब ये मरे हुए जीवों को गिद्ध खाते हैं तो यह उनके शरीर में पहुंच जाती है और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में जो है गिद्धों के संरक्षण के लिए एक वल्चर प्रोजेक्ट चलाया गया है। वल्चर प्रोजेक्ट जो है सन 2006 में चलाया गया था। उसके तहत ही गिद्धों का संरक्षण भारत में किया जा रहा है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे भी मेरे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।